जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट बिहेवियर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल्स के नाम से। अच्छा, पहले चैप्टर में हमने मटेरियल मतलब जब हमने प्रोडक्शन कॉस्ट सारी कॉस्ट पढ़ी थी, उसमें हमने प्रोडक्शन कॉस्ट के अंडर पढ़ा था कि तीन किस्म की कॉस्ट होती हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट की सब डिवीजन्स पढ़ी थी। एक होती है मटेरियल कॉस्ट, एक होती है लेबर कॉस्ट और एक होता है एक्सपेंस। वहाँ हमने मटेरियल की कुछ बातें भी डिस्कस की थी, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसी तरह लेबर की और इसी तरह एक्सपेंस की। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक का फोकस सारा जो चैप्टर है वो इसी बेस है, इस मटेरियल पर। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, लेकिन मैं दोबारा पढ़ाने लगा हूँ कि मटेरियल की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा मैं दोनों का डिफरेंस नहीं कर रहा, दोनों के पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो मटेरियल चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों की नेचर होती है कि दोनों क्या होते हैं, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है कि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ऑब्वियसली चाहे मटेरियल इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो, इन दोनों की फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होगी। सेम ये भी टेंजिबल है, मतलब दोनों टेंजिबल हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो डिफरेंस अब जो है वो डिफरेंस है वो क्या है कि जो डायरेक्ट मटेरियल है ना यार, ये जो है ना प्रोडक्ट का मेन पार्ट बनता है, मतलब कि ये मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है। एक प्रोडक्ट बनता है ना, जैसे फर्स्ट करो एक शर्ट है। अब वो बनना है तो इसमें बटन भी लगेंगे, इसमें सब कुछ, वो ग्लू वगैरह भी लगेगी, या स्ट्रिंग्स वगैरह जिसको हम धागा कहते हैं वो भी लगेगा। लेकिन ये तीनों मेन पार्ट नहीं है। मेन पार्ट क्या होता है? जिससे कपड़ा बनता है, तो ऑब्वियसली फैब्रिक। फैब्रिक जो है वो क्या है? मेन पार्ट है शर्ट का। तो फैब्रिक क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल। मतलब एक मेजर पार्ट हो ना, जब कि हम कहें कि यार ये प्रोडक्ट का एक मेजर पार्ट है, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन जो इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर हम इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो ये डजेंट बिकम द मेन पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बाद एक जो इसके दरमियान डिफरेंस है वो ये कि डायरेक्ट मटेरियल जो है ये इकोनॉमिकली फिजिबल है, जबकि जो इनडायरेक्ट मटेरियल है ये नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल है। इसका मतलब क्या वो समझते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल होने का मतलब ये है कि इसकी जो हम कोस्टिंग करते हैं ना, जब मतलब जो डायरेक्ट मटेरियल की जब कोस्टिंग करते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। कोई हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम कोई प्रोसेस लगाएं या करें, आसान होता है। जैसे फैब्रिक है, जैसे एक टेबल है, अब हमने उस पर मेन जो प्रोडक्ट है वो है वुड। हमें पता है यार ये वुड जो है एक टेबल पे कितने केजी लगनी है, फॉर एग्जांपल 10 केजी, फॉर एग्जांपल 10 केजी। और अगर हमें पता हो गया यार ये मार्केट रेट क्या है इसका, 1 केजी का, हमें पता चला कि 5 पर केजी, $5 पर केजी, तो हमें पता चल जाएगा कि एक टेबल पे आने वाली जो वुड है वो कितनी है, $50 की। ये हमें मार्केट से ये रेट आराम से मिल जाएगा। ये हमें पता है कि इतनी ये यूज़ करता है, मटेरियल यूज़ करता है एक टेबल, तो ये इजीली है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें इनडायरेक्ट मटेरियल, अब इस टेबल को बनाने के लिए हमें नेल्स भी चाहिए होंगे।
तो कील वगैरह होते हैं, नेल्स, वो भी चाहिए होंगे। अब जो बिजनेसेस होते हैं वो नेल जो है मार्केट से जब मंगवाते हैं ऑब्वियसली एक एक करके थोड़ी मंगवाते हैं, वो पूरी उनके कंटेनर्स आते हैं नेल्स के, या फिर उनके वो पैकेट्स आते हैं। अब पैकेट में कितने हज़ारों लाखों नेल्स हैं और उसमें से कितने दो दो तीन अगर यूज़ हो रहे हैं एक टेबल पर, तो हम क्या बता सकते हैं कि कितने रुपए के लगे हैं इस पर? हम बता ही नहीं सकते। तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता, इसको हम इकोनॉमिकली एक कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि यार ये कितने रुपए की इस पर लगी है। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल जो है वो आप इकोनॉमिकली डायरेक्ट मटेरियल को वो इकोनॉमिकली फिजिबल होता है, इकोनॉमिकली आप देख सकते हो, बट जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल के सीन में ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आगे डिस्कस करते हैं। ये जो होते हैं ना डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल। मतलब कि अगर मैं बात करूं, अब एक टेबल बनी है, टेबल की हमने ऊपर एग्जांपल लिए ना, ये टेबल बनी, टेबल पे हम डायरेक्टली क्या चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वुड, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन जो नेल्स हैं वो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, यहाँ तक जो था ना डिफरेंस थे ये डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में, ये हमने बस मैंने यहाँ तक स्लो था, मतलब यहाँ तक मैं बेसिक बता रहा था ये बातें, क्योंकि हमने पहले पढ़ी हुई थी ये चीज़ें, छोटी मोटी हमने बात पहले डिस्कस की हुई थी। अब बेसिकली चैप्टर अब स्टार्ट होता है कि मटेरियल जो है ना यार, मटेरियल क्या होता है? जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर ऑब्वियसली मटेरियल लगता है। मटेरियल की टाइप्स मैंने ऊपर बता दी कि यार कुछ मटेरियल डायरेक्ट होता है, कुछ इनडायरेक्ट होता है। तो उस लिहाज से क्या कहते हैं आप, मतलब मटेरियल को लगाते हो। बट अगर हम बात करें, अब मटेरियल की बात करते हैं कि मटेरियल की ना टाइप्स होती हैं, कुछ टाइप्स हैं। बट ये जो टाइप्स में बताने लगो ना, ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन बताने लगूँ कि एक जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट बनता है वो कितना कंप्लीट हो गया होता है, उस बेस पे देखते हैं मटेरियल की कितनी टाइप्स हैं। मटेरियल की उस बेस पे है 3 टाइप्स। सबसे पहली टाइप है रॉ मटेरियल, दूसरी टाइप है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरी टाइप है फिनिश्ड गुड्स। मतलब मटेरियल जब आता है तो वो कौन सी फॉर्म में होता है? ऑब्वियसली रॉ मटेरियल की फॉर्म में होता है। अच्छा, और जब प्रोडक्ट बन रहा होता है तो उस दौरान वो मटेरियल किस फॉर्म में होता है? वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में होता है। मतलब उस दौरान ना मटेरियल क्या कहते हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में होता है, ना फिनिश गुड्स की फॉर्म में होता है। तो कौन उस फॉर्म को क्या कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरी जो टाइप है वो है फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है रॉ मटेरियल क्या होता है। मतलब ये बेसिक कंसेप्ट तो पता, छोटी मोटी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ साथ, ताकि आपको ये, मतलब आप भी नोट कर लेना डेफिनेशन, ताकि आप भी ये लिख लें और पेपर में आपको मदद हो सके। वैसे रॉ मटेरियल आपको पता है, जो आप वो मटेरियल जो आप लाते हो किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। तो रॉ मटेरियल की डेफिनेशन है कि वो मटेरियल दैट इज फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू प्रोडक्ट्स। वो मटेरियल जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लाया जाता है। कोई एग्जांपल अगर हम देखें, हम टेबल का फर्नीचर की बिजनेस की ऊपर भी हमने टेबल की एग्जांपल ली, तो यहाँ पे भी उसी को डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? उसके लिए रॉ मटेरियल होगा वुड, वुड फॉर टेबल। अब वुड क्या है हमारे पास? रॉ मटेरियल फॉर्म। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? ये होती है बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब दरमियानी स्टेज होती है
बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर इसकी एग्जांपल दूं कि अभी टेबल तो बन चुका है, टेबल फॉर्म्ड, टेबल अपनी शेप में आ गया, टेबल बना दिया हमने वुड से, बट नॉट येट पॉलिश्ड। हमने काम टेबल वगैरह बना लिया बट अभी वो पॉलिश नहीं हुआ। ऑब्वियसली जब तक वो चीज़ उस फॉर्म तक नहीं पहुंचेगी कि उसको कस्टमर तक मतलब बेच सकते हो कस्टमर को, तो वो कौन सी फॉर्म होगी, वर्क इन प्रोग्रेस। इस हालत में टेबल बन तो गई बट अभी पॉलिश नहीं हुई, तो आप ऑब्वियसली कस्टमर को बेच नहीं सकती ये टेबल। तो ये स्टेज कौन सी है, वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरी जो मटेरियल की जो टाइप है वो है फिनिश गुड्स। ऑब्वियसली फिनिश गुड वो प्रोडक्ट है जो सेलेबल कंडीशन में होता है कि अब ये बिक सकता है। ठीक है, जैसे टेबल, अब टेबल बन गया तो ये बिक सकता है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी टेबल बन गया था बट नॉट येट पॉलिश्ड, अभी पॉलिश नहीं हुई थी उस पर, तो वो नहीं बिक सकता था। यहाँ पे बन गया प्रोडक्ट तो ये फिनिश गुड्स है, और यहाँ पे तो ऑब्वियसली वुड है हाली, तो ये रॉ मटेरियल है। तो ये होती है कंप्लीशन की बेस पे तीन टाइप्स। ये एमसीक्यू कभी कभार टेस्ट हो जाता है इस बारे में, इसके मतलब, तो उसमें आपने ध्यान से फोकस रखे कि यार ये किस स्टेज पर है, ये रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, या फिर फिनिश गुड है, इस चीज़ का ध्यान रखे एमसीक्यू करना है। अच्छा, अब मटेरियल का एक बड़ा ना, इस चैप्टर का बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द सेंस कि एक ज़्यादा जो इसकी वेटेज है, ज़्यादा लंबा टॉपिक है इस चैप्टर का, तो वो डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है परचेज साइकिल। परचेज साइकिल ये बड़ा मज़े का टॉपिक है। बस ये क्या कहते हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे साथ साथ करते रहना, और फोकस रख के ये चीज़ समझनी है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है परचेज साइकिल, असल में पहले थोड़ा मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ परचेज साइकिल, यहाँ हमने पढ़ना है कि यार जब जो माल होता है, जो मटेरियल होता है, वो आप कहाँ से मंगवाते हो, कहाँ लगाते हो, जो अगर कहाँ कमी हो जाती है तो ऑर्डर कैसे करते हो, और जब सप्लायर को ऑर्डर मिल जाता है तो उसके बाद वो क्या स्टेप्स लेता है, और फिर हम जब रिसीव करते हैं तो हम किस तरह उनको पेमेंट करते हैं। तो ये सब कुछ हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं परचेज साइकिल। असल में होता क्या है, पहले मैं आपको एक टेबल, एक मतलब डायग्राम से बना के दिखाता हूँ, पहले उसके थ्रू समझना कि यार ये पाथ, क्या पाथ वो फॉलो करते हैं, एक फ्लो क्या होता है उनका मटेरियल का। तो उसके बाद फिर हम इसको एक एक करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, देखते हैं जनाब। ऑब्वियसली मटेरियल चाहिए कहाँ पे होता है, मटेरियल चाहिए होता है हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। किसको चाहिए होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन करनी होती है। बिजनेस को ना, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन करनी है, मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, अब ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हर वक्त माल हो, कभी माल ख़त्म भी हो सकता है। जब माल ख़त्म होता है तो वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है स्टोर को कॉन्टेक्ट, स्टोर से कांटेक्ट करता है। ठीक है, स्टोर जो है ना बेसिकली वो डिपार्टमेंट होता है जिसके जिन जहाँ पे माल जो है ना, मटेरियल जो है वो स्टोर हुआ होता है। तो ये इनके पास मटेरियल जब खरीदते हैं तो यहाँ पहले यहाँ स्टोरेज में होता है, तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना स्टोर को रिक्वेस्ट करता है। बेसिकली यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर को, रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ मटेरियल, कि हमें मटेरियल इशू कर दिया जाए। ठीक है,
अच्छा, अब स्टोर का क्या काम है? स्टोर सबसे पहले क्या करेगा? स्टोर देखेगा कि हमारे पास मटेरियल है, जो मटेरियल हमसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मांगा है वो हमारे पास अवेलेबल है भी कि नहीं। स्टोर चेक क्या करेगा? बेसिकली स्टोर अपने से एक सवाल पूछेगा कि मटेरियल अवेलेबल है भी या नहीं। अगर तो अवेलेबल है, मतलब स्टोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर से पूछा कि यार मटेरियल अवेलेबल है, हमें उन्होंने रिक्वेस्ट की बेसिकली स्टोर्स को कि हमें माल चाहिए। स्टोर्स वालों ने देखा कि मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि यार हाँ, अगर तो हुआ, या आंसर हो सकता है यस, अगर तो स्टोर्स के पास हुआ तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आंसर आ गया आपके पास यस। और अगर अवेलेबल है तो ये क्या करेगा? अगर यस आंसर है, मतलब अगर उसके पास अवेलेबल है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहेगा हाँ अवेलेबल है, और वो क्या करेगा? इशू कर देगा, इशू मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ तक साइकिल समझ आया कि मैंने कहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ये करता है प्रोडक्शन, और इसको चाहिए होता है मटेरियल तो फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए। ये रिक्वेस्ट करता है कि इशू कर दो इसको मटेरियल, किसको? स्टोर्स को। ठीक है, स्टोर्स यहाँ से मटेरियल देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। अगर तो येस है तो वो इशू कर देता है और साइकिल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास माल अवेलेबल हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा सही से लिख दूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं आपके पास माल अवेलेबल हो सकता है आंसर आ जाए नो। अगर नो, अगर ना अवेलेबल हो फिर, तो इस सूरत में स्टोर्स क्या करता है? स्टोर्स ना अपने जो बिजनेस में अवेलेबल होता है एक ना परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? जो सप्लायर से माल खरीदता है। ठीक है, स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्ट, अगर नहीं अवेलेबल जो प्रोडक्शन ने मांगा हुआ है, वो क्या करता है? परचेज डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट करता है और रिक्वेस्ट करता है, ये रिक्वेस्ट करता है फॉर, रिक्वेस्ट करता है टू परचेज मटेरियल, कि वो परचेज करे मटेरियल सप्लायर से। ठीक है, अब परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम है? परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? ऑब्वियसली सप्लायर को कॉन्टेक्ट करेगा। परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को कॉन्टेक्ट करेगा और क्या करेगा? प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, मतलब अभी तक हमने पढ़ा कि अवेलेबल है तो फिर तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो वो परचेज डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट करेगा और सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देगा। सप्लायर क्या करेगा? जब ऑर्डर उसका भेजना होगा तो सप्लायर आएगा कंपनी में। कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं गुड्स रिसीव सेक्शन। ये गुड्स रिसीव सेक्शन वो होता है, कभी कभार ना कुछ बिजनेसेस होते हैं जिसमें ना सप्लायर जो है ना डायरेक्टली स्टोर्स में माल भेज देते हैं। लेकिन जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके पास स्टोर्स की ड्यूटीज, स्टोर मैनेजर की ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं गुड रिसीव सेक्शन, जिनका काम ही सिर्फ क्या होता है कि माल आएगा, इन्वेंट्री, वो जब मटीरियल आएगा तो हम उसे रिसीव करेंगे। तो सप्लायर कहाँ डिलीवर करता है गुड्स? डिलीवर गुड्स करता है गुड्स रिसीव सेक्शन को। ठीक हो गया। जब गुड्स रिसीव सेक्शन को कर देते हैं तो गुड्स रिसीव सेक्शन उसके बाद क्या करती है कि यहाँ से स्टोर्स को माल ट्रांसफ़र कर देती हैं, ट्रांसफ़र मटेरियल टू स्टोर्स। और स्टोर्स को जब माल यहाँ पे मिल जाता है, जब यहाँ से इनको ये मिल गया ना माल अब यहाँ से, तो अब स्टोर्स के पास अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो अब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देती है। तो ये था पूरा साइकिल
ठीक है। ये परचेज साइकिल, अभी तो ये सिर्फ हमने साइकिल पढ़ा है, अभी हमने एक एक पॉइंट पर डिस्कस करना है कि यार ये किस तरह रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह ऑर्डर प्लेस होता है, क्या गुड रिसीव सेक्शन की ड्यूटीज़ हैं, क्या किस किस की ड्यूटीज़ हैं, ये सारा हमने अभी डिस्कस करना है। तो मतलब मैं अगर दोबारा से ये डायग्राम को आपको बताऊं तो मैंने कहा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, इशू के लिए रिक्वेस्ट करता है किसको, स्टोर्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। और ये स्टोर्स डिपार्टमेंट उसके बाद देखता है कि आपके पास, हमारे पास माल अवेलेबल है कि नहीं है। अगर तो अवेलेबल होता है तो फिर वो क्या करता है, यस, अगर आंसर यस आता है मतलब उनको पता है कि हमारे पास अवेलेबल है, वो भेज देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। लेकिन अगर वो कहता है नहीं यार अवेलेबल तो है ही नहीं, फिर वो क्या करता है, जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो कॉन्टैक्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है बेसिकली किसको, परचेज डिपार्टमेंट को, कि हमें माल की ज़रूरत है। परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस कर देता है किसको, सप्लायर को। अब यहाँ से जब सप्लायर को ऑर्डर मिलता है तो सप्लायर क्या करता है, ये सप्लायर गुड्स रिसीव सेक्शन, ठीक है, गुड्स रिसीव सेक्शन, ये नाम याद रखना है, GRS, गुड्स रिसीव सेक्शन को डिलीवर कर देता है गुड्स। और इनको जब मिल जाती है तो ये ट्रांसफ़र कर देते हैं ये गुड्स किसको, फिर से स्टोर्स को। और जब स्टोर्स को यहाँ से मिल जाता है तो हाँ, स्टोर्स के पास अब अवेलेबल है, यस, तो अब मिल गया तो वो इशू कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाने वो काम जाने, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे बताना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब माल की कमी होती है, जब माल चाहिए होता है तो क्या साइकिल बनता है। ये साइकिल समझ आ गई। बेसिकली ये परचेज साइकिल पढ़ा है ना हमने, ऊपर यहाँ क्या लिखा है, ये हमने लिखा है परचेज साइकिल, कि परचेज करने का तरीका क्या है। यहाँ तक ओके हो गया सीन। अब हम पढ़ते हैं एक एक लेवल पे कि यार ये किस तरह रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह ये क्या सीन होता है, किस तरह मतलब कौन कौन सी। ऑब्वियसली इस तरह थोड़ी होगा कि मैं कॉल करके कह दूंगा, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कॉल करके कहूँगा स्टोर्स को यार मुझे माल भेज दे। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री होगी, डॉक्यूमेंट वो क्या कहते हैं सेंड करेगा, कोई ना कोई मतलब प्रूव होंगे, तो वो पढ़ते हैं एक करके। अच्छा, ये सब के सब ना ये जो ऊपर मैंने बनाया है ना, ये जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये साथ साथ मेरा ये जो टेबल जो डायग्राम ना ये अपने सामने बना लें, ताकि ये आगे जब मैं पढ़ाने लगूँ तो ये यहाँ काम आएगी। थोड़ी वीडियो बैक करके तो फिर वो बना लें, जिसने नहीं बनाया, जिसने बना लिया उसके लिए ओके। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट यूज़ होता है ना इस पूरे प्रोसेस में, उसका नाम है परचेज रिक्विजिशन नोट, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन नोट क्या होता है ये देखते हैं। परचेज रिक्विजिशन नोट ऑब्वियसली ये नाम से पता चल रहा है कि परचेज तो पता चल गया, और रिक्विजिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो किसके लिए रिक्वेस्ट करना, परचेज के लिए। तो परचेज के लिए कौन रिक्वेस्ट करता है, परचेज के लिए, माल मंगवाने के लिए नहीं। अगर आप माल मंगवाने की बात करो तो वो तो प्रोडक्शन करता है, लेकिन परचेज अगर माल खत्म हो जाए ना पड़ा हो स्टोर्स में, तो फिर कौन रिक्वेस्ट करता है परचेज की, स्टोर्स करते हैं रिक्वेस्ट परचेज की, किसको, परचेज डिपार्टमेंट को। जब माल कम हो जाता है तो उस सूरत में जो परचेज डिपार्टमेंट को स्टोर्स डिपार्टमेंट जो रिक्वेस्ट करता है वो किस नोट के थ्रू करता है, परचेज रिक्विजिशन नोट के थ्रू, ठीक है। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आप पॉइंट्स लिखने लगूँ। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहली बात ये नहीं है कि कोई आम सा डॉक्यूमेंट है उस पर लिख दिया कि यार ये मुझे चाहिए। इसका ना एक फॉर्मल होती है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है ये। बेसिकली फॉर्मली आप लिखते हो, उस पर एक प्रॉपर नोट होता है जिस पे लिखा जाता है कि इतना माल मंगवाना है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना कि कितना माल आ रहा है जा रहा है। इतने बड़े बिजनेस में अगर आप बगैर किसी नोट के करते जाओगे तो फिर तो मसला हो जाएगा। तो इस वजह से क्या कहते हैं, फॉर्मली काम होता है। तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है टू बाय मटेरियल, ये रिक्वेस्ट करते हैं स्टोर्स डिपार्टमेंट किसको, परचेज डिपार्टमेंट को, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बनाता है ना, जो परचेज रिक्विजिशन नोट बनाता है, ये कौन बनाता है, ऑब्वियसली स्टोर डिपार्टमेंट। लेकिन स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर कौन बनाता है, प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर, जिसके पास स्टोर, जिसके अंडर स्टोर होता है ना, जो स्टोर को बेसिकली आए रोज देख रहा होता है, वो बनाता है ये परचेज रिक्विजिशन। तीसरा पॉइंट,
अब ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री है तो उसकी ऑथराइजेशन भी ज़रूरी है, कोई सिग्नेचर होने चाहिए। तो जब ये बना लेता है माल, अब माल की ज़रूरत है ही नहीं, स्टोर कीपर ऐसे ही बना दे, तो क्या होता है, फ्रॉड वगैरह के कोई सीन हो सकते हैं या फिर कभी भी कुछ हो सकता है। तो जो प्रिपेयर करता है स्टोर कीपर, इसका जो डॉक्यूमेंट होता है ये ऑथराइज कौन करता है, ऑथराइज्ड बाय स्टोर मैनेजर। ठीक है, मतलब कि फॉर्मल रिक्वेस्ट टू बाय मटेरियल है प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर और ऑथराइज्ड बाय स्टोर मैनेजर। ये पॉइंट मतलब वो एक जहन में बिठाने हैं कि मैं एक ट्रैक वगैरह बताऊंगा कि यार ये नोट से यहाँ से ये नोट निकलेगा, यहाँ से ये नोट बनेगा, तो ये जहन में ये चीज़ें रखनी है। अब हम इसके पढ़ते हैं कुछ कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब कि इसके ऊपर जो नोट होता है, ये परचेज रिक्विजिशन नोट है, इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती हैं, वो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है डेट डेट लिखी होती है। दूसरी चीज़ सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर होना तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, ऊपर मैंने बताया ऑथराइज बाय स्टोर मैनेजर। उसके बाद रिक्विजिशन नंबर होता है। रिक्विजिशन नंबर का मतलब होता है, अक्सर आपने मतलब आप लोग तो मतलब कभी कोई रिसीट मिलती है तो उस ऊपर कोई ना कोई नंबर लिखा होता है, तो इनकी ये रिक्वेस्ट की रिसीट है, मतलब रिक्वेस्ट का नोट है, तो इसे रिक्विजिशन नंबर लिखा होता है उसके ऊपर, ये कितने नंबर वाली रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब माल आना है तो पता तो चले, मैच करने के लिए कोई नंबर होगा ना रिसीट जो नोट के साथ मिलता होगा। अच्छा, उसके बाद उस पर जो चीज़ लिखी होती है वो होता है टाइप ऑफ मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल मंगवाया है, वो भी ज़रूरी होता है उसके ऊपर लिखा हुआ। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कि मतलब कितना मटेरियल मंगवाया, ये भी ज़रूरी है, ये भी लिखा होता है उसके ऊपर। उसके बाद जो चीज़ लिखी होती है ना वो है नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर ऑफ बायर, मतलब हमारी कंपनी, हम खरीद रहे हैं, और सप्लायर जहाँ से मंगवा रहे हैं, इन दोनों का नंबर भी इस पर लिखा होता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि ये इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी होती है। और एक आखिरी चीज़ उसे बोलते हैं कैटलॉग नंबर। कैटलॉग नंबर जिनको तो पता है उनको तो समझ आ गई होगी, लेकिन कैटलॉग नंबर का जिनको नहीं पता उसका मतलब ये होता है, अक्सर हम दुकानों पे जाते हैं तो हमने उनकी ऑर्डर की बुक चेक की या कोई उनका पम्फलेट टाइप था उस पर ऑर्डर बना हुआ है, अब हमें चाहिए इस किस्म की वुड, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है जैसे 113, हम कहेंगे 113 नंबर जो चीज़ है ना वो हमें चाहिए, 113 ऑर्डर चाहिए। ये जैसे हम जाते हैं KFC जाते हैं या हम कहीं पे जाते हैं, क्या कहते हैं, किसी ब्रांड वगैरह पे जाते हैं, तो वहाँ पे जब उनकी वो देखते हैं, मेन्यू देखते हैं ये रेस्टोरेंट में, तो लिखा होता है ना डील 1, डील 2, डील 3, तो डील 1 का मतलब कि वो कैटलॉग नंबर है। या अगर हम कभी जाते हैं शूज़ वगैरह की दुकान पे तो बाहर जो डिस्प्ले लगा होता है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है हाथ, तो हम कहते हैं ये नंबर शूज़ मुझे चाहिए, तो उसे बोलते हैं कैटलॉग नंबर। तो उस पर कैटलॉग नंबर लिखा होता है कि सप्लायर को पता होता है कि यार मैंने ये कैटलॉग नंबर ऑर्डर हुआ है और ये मैंने कैटलॉग नंबर भेजना है, तो कैटलॉग नंबर क्या होता है, समझ आई, ये होता है। ये चीज़ें थी, मतलब कंटेंट्स भी याद करने हैं, और ये प्रिपेयर कौन करता है, ऑथराइज कौन करता है, ये पता होना चाहिए, और ये बेचता कौन है, सब स्टोर्स, किसको, परचेज डिपार्टमेंट को। ये हो गया पहला नोट। ठीक है, अच्छा, अब परचेज डिपार्टमेंट को ये मिल गया, इसके बाद क्या होगा, परचेज डिपार्टमेंट ऑब्वियसली सप्लायर को ऑर्डर करेगा, ऑर्डर ही करना है ना ऑब्वियसली। तो परचेज डिपार्टमेंट देखेगा दो चीज़ें, परचेज डिपार्टमेंट देखेगा दो चीज़ें, या तो ऑब्वियसली ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास जो सप्लायर हर वक्त हो सकता है आपके पास सप्लायर ना हो, अगर तो सप्लायर अवेलेबल है, मतलब अगर सप्लायर अच्छा, अगर तो मतलब सप्लायर जो है ना एग्जिस्टिंग है, मतलब जिसे हम पहले भी माल मंगवा रहे थे और इस बार भी हमने उसी से मंगवाना है,
फिर जो है ना, यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा कि फिर दो दो नोट्स हैं, मतलब जैसे मैंने पहले परचेज रिक्विजिशन बताया ना, वैसा नोट है, वैसे अगले दो नोट्स हैं, वो एग्जिस्टिंग सप्लायर की सूरत में नहीं आएंगे। वो कौन से दो नोट्स हैं वो मैं बताता हूँ कब, यहाँ पे बताता हूँ कि परचेज डिपार्टमेंट ना, अगर तो एग्जिस्टिंग सप्लायर है फिर तो वो मतलब माल ऑर्डर कर देगा, परचेज ऑर्डर कर देगा, डायरेक्टली परचेज ऑर्डर कर देगा। लेकिन अगर न्यू सप्लायर है, मतलब इस चीज़ जो चीज़ मंगवानी है उसका सप्लायर न्यू है, उसके साथ आपका ताल्लुक कोई नहीं है, आपने अभी ढूंढना है मार्केट में यार कौन सप्लायर है, तो अगर तो न्यू सप्लायर तो फिर पता क्या होता है, फिर नंबर 2 जो डॉक्यूमेंट है ना, पहले हमने क्या पढ़ा था, परचेज रिक्विजिशन। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है, जब न्यू सप्लायर होता है उस वक्त दूसरा डॉक्यूमेंट हम जो बेचते हैं सप्लायर को, वो क्या होता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी। पहला था परचेज रिक्विजिशन नोट, दूसरा है लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब लेटर ऑफ इंक्वायरी का मतलब ये है, ये बेसिकली है क्या, ये असल में जब आप ना आपके आपके ना जो कंपनी है ना उसके पास सप्लायर कोई नहीं है, अब हमें सप्लायर ढूंढना है, तो फिर पता क्या होता है, कंपनी ना मुख्तलिफ सप्लायर्स जो होते हैं ना मार्केट, सबको ना एक ना डॉक्यूमेंट भेजते हैं जिसपे उनकी ना सारी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि हमें ये माल चाहिए, आपके पास इसकी क्या प्राइस है, क्या क्या डिस्काउंट है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें, सब पूछते हैं सारे सप्लायर से। ठीक है, तो मतलब कि लेटर ऑफ इंक्वायरी कौन भेजते हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजते हैं परचेज डिपार्टमेंट। किसको, डिफरेंट सप्लायर्स को। ठीक है, जब परचेज डिपार्टमेंट डिफरेंट सप्लायर्स को कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं ना, क्यों, पता क्या करना होता है वो भी लिखता हूँ, तो उसे बोलते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब पता क्या करते हैं, बेसिकली इंक्वायर क्या करते हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई इंक्वायरी करते होंगे, इंक्वायर अबाउट, सबसे पहली चीज़ वो पूछते हैं सारे सप्लायर से, जो अपना परचेज डिपार्टमेंट होता है सारे सप्लायर से क्या पूछता है कि आप लोगों की प्राइस क्या है। ऑब्वियसली सारे इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि पता हो कि हमने जो माल मंगवाना है उसकी प्राइस वो क्या चार्ज कर रहे हैं। फिर हम पूछते हैं कि हमने इतनी क्वांटिटी मंगवानी है तो आपके पास अवेलेबल है, हमने इस क्वालिटी का माल मंगवाना है तो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, पूछते हैं कि आप कोई डिस्काउंट्स वगैरह ऑफ़र करते हैं और कितने, किस लिहाज से डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं, क्या आपके डिस्काउंट्स की कंडीशन क्या है। फिर उसके बाद हम सबसे पूछते हैं कि आपकी मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, आपकी तरफ से जो कोई होती है ना टर्म्स एंड कंडीशंस हर बिजनेस की, तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, जब ये सारा कुछ भेज देते हैं, बेचता कौन है, ऑब्वियसली काम किसका है, ये परचेज डिपार्टमेंट का। परचेज डिपार्टमेंट ही क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है माल खरीदने के लिए। तो जब वो डिफरेंट सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हैं ना, जो कि अगर तो एग्जिस्टिंग है, वही बात आ गई, अगर एग्जिस्टिंग है फिर क्यों पूछेगा कि आप, वो तो पहले ही पता कि यार हाँ हम यहाँ से मंगवाते हैं, हमें सारी कंडीशंस का पता है। लेकिन अगर नहीं पता तो फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा जाता है डिफरेंट सप्लायर्स को, और इंक्वायरी ये चार चीज़ें की जाती हैं जो मैंने ये चार लिखी हैं, ये चार। ठीक है, ये चार। अच्छा, अगर तो, हाँ मैं ये कह रहा था, ये लेटर ऑफ इंक्वायरी यहाँ मैं कह रहा था ना, वो नोट्स यहाँ नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे लेटर ऑफ इंक्वायरी भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली लेटर ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्यों इंक्वायरी करना है, हमें तो पहले का पता है उसकी इन्फॉर्मेशन। और दूसरा लेटर अब हम पढ़ने लगे वो भी यहाँ नहीं आएगा, वो पहले पढ़ लें फिर बताता हूँ। जब जब देखें, मैं इसके नीचे लिखने लगा यहाँ पे कि जब ये लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा जाएगा तो ऑब्वियसली उन जो न्यू सप्लायर जितने भी हैं उनका रिप्लाई भी आएगा, उन्होंने बताना भी तो है ना, वो भी किसी लेटर पे आपको सेंड करेंगे कि यार हमारी ये कंडीशन है, ये सब कुछ है। तो उस लेटर को बोलते हैं, उस नोट को बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं लेटर ऑफ रिप्लाई। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है, लेटर ऑफ रिप्लाई। ये लेटर ऑफ रिप्लाई कहाँ से आता है, जितने भी सप्लायर्स को आपने भेजा होता है ना, क्या कहते हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी, जितने भी डिफरेंट सप्लायर्स को भेजा होता है वो आपको वापस भेजते हैं सारे के सारे परचेज डिपार्टमेंट को लेटर ऑफ रिप्लाई। और ऑब्वियसली आपने जो चीज़ें पूछी होती हैं वो आपको बताते हैं, वो फिर आपको ये सारी प्राइस वगैरह बता देते हैं।
अपनी वो बता देते हैं कि हमारा अगर तो प्रोडक्ट है तो उसकी प्राइस बता देते हैं, अगर सर्विसेज हैं तो उसकी एस्टीमेट बता देते हैं कि आपने ये सर्विसेज लेनी है तो उसका एस्टीमेट ये आपका इतना खर्चा आएगा। अगर माल है तो वो आपको माल की प्राइस बता देते हैं। तो लेटर ऑफ रिप्लाई क्या होता है, जो डिफरेंट सप्लायर परचेज डिपार्टमेंट को वापस रिप्लाई में भेजते हैं, किसका जवाब देते हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी का, जो हमने यहाँ डिस्कस की। तो दूसरी चीज़, अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग सप्लायर हो, ये वाला कि हमारे पास पहले से सप्लायर मौजूद है, तो उस सूरत में हम लेटर ऑफ इंक्वायरी और लेटर ऑफ रिप्लाई नहीं होगा, नो नीड ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड लेटर ऑफ रिप्लाई। ये दो नोट्स तब नहीं होंगे जब एग्जिस्टिंग सप्लायर, मतलब सप्लायर पहले से हमारा से ताल्लुक है, फिर हमें क्या उसे पता करना, हमें पहले ही सब कुछ पता है। लेकिन न्यू है तो हमें ये दो लेटर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तीन हो गए हमारे नोट्स। अब जब एग्जिस्टिंग है तब तो ओके है, लेकिन जब हमने नया है तो ऑब्वियसली सबसे हमारा कांटेक्ट होगा, तो जो सबसे अच्छा हमें लगेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको इवेल्युएट करेंगे कि यार सबसे अच्छी ऑफर कौन दे रहा है, और क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सप्लायर को अगर न्यू है, और अगर पुराना है तो वो तो ऑब्वियसली सिलेक्ट ही है। ठीक है, आगे से अब डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब अब तो हमने सप्लायर, हमें पता चल गया कि सप्लायर कौन है, एग्जिस्टिंग है या न्यू है, जो भी सप्लायर, वो नोट हमारे तीन हो गए। अब क्या करोगे, ऑब्वियसली सप्लायर जब मिल गया, या अगर पुराना ही है तो क्या करोगे, ऑर्डर परचेज करोगे। तो यहाँ पे जो चौथा डॉक्यूमेंट आता है ना, वो है परचेज ऑर्डर। अब ऑब्वियसली ऑर्डर करोगे यार कि जो माल मंगवाना है, कि जितना माल मंगवाना है, तो परचेज ऑर्डर कौन सेंड करता है किसको, परचेज ऑर्डर सेंड करता है। सबसे पहले हमने यही देखते हैं कि कौन किसको सेंड करता है, तो परचेज ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट सेंड करता है, क्योंकि डिपार्टमेंट परचेज की तो वो ड्यूटी है किसको, सप्लायर को, जो सिलेक्ट हुआ होता है या जो पुराना होता है। सप्लायर को सेंड करता है परचेज ऑर्डर। और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि परचेज रिक्विजिशन जो पहला हमने पढ़ा था, वो भी फॉर्मल रिक्वेस्ट है ना, परचेज मटेरियल की, ये भी फॉर्मल रिक्वेस्ट है, मतलब फॉर्मली इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं मटेरियल खरीदने के ना। पहली बार ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है, और अब इसके भी इसी तरह कंटेंट्स होते हैं। इसके कंटेंट्स में क्या है, डेट, सिग्नेचर। अब यहाँ पे सिग्नेचर कौन करेगा, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर। उसके बाद परचेज ऑर्डर नंबर, वहाँ पे रिक्विजिशन नंबर था, यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर, ये कितने नंबर वाली परचेज हो गई हुई है। उसके बाद प्राइस वगैरह क्या चार्ज की गई है। उसके बाद डिलीवरी डेट, कि कब तक माल मिल जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, और इसके बाद वही तीन चीज़ें जो हमने वहाँ कहा था कि नेम, एड्रेस और नंबर ऑफ बोथ बायर यानी हम एंड सप्लायर। मतलब कि परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को परचेज ऑर्डर भेजेगा, फॉर्मल रिक्वेस्ट है, ये सारे कंटेंट्स हैं इसके, और नेम, एड्रेस और नंबर ऑफ बायर एंड सप्लायर ज़रूरी है। तो ये था हमारे पास, हमने 4 डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए। बकाया डॉक्यूमेंट्स हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।